क्या आपको लगता है कि केवल आईक्यू ही सफलता की कुंजी है? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, मैं रोहन और आपका स्वागत है कोर ऑफ बुक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कहानी अमन की है, जो सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी और मुश्किल लोगों से जूझ रहा था। लेकिन हार्वे डॉचेनडॉर्फ की किताब दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट ने उसकी सोच बदल दी। अगर आप भी स्ट्रेस, फेलियर्स और टॉक्सिक लोगों से डील करने का सही तरीका सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कई दिक्कतें थी। वो बहुत मेहनती था, फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसकी टीम के लोग उससे डिस्टेंस बनाकर रखते थे और बॉस भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था। एक दिन लंच ब्रेक में उसके दोस्त आदित्य ने कहा, यार, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुम्हारी बातें कई बार लोगों को रूड लगती है। अमन ने डिफेंसिव होते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। मुझे फेक तरीके से बात करना पसंद नहीं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो दिक्कत है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स और दूसरों की इमोशंस समझनी होंगी। सिर्फ आईक्यू से कुछ नहीं होता, ईक्यू भी जरूरी है। अमन को समझ नहीं आया कि ईक्यू क्या है। उस रात उसने इस पर रिसर्च की और दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट नाम की किताब पढ़नी शुरू की। किताब में लिखा था, योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स मोर ऑन हाउ यू मैनेज योर इमोशंस देन ऑन हाउ स्मार्ट यू आर। यह पढ़कर उसे झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर ध्यान देता था, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी थी। वो तय करता है कि अब वो अपनी ईक्यू को सुधारने पर काम करेगा। अब वो सिर्फ एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर बनने की कोशिश करेगा। चैप्टर 2, सेल्फ अवेयरनेस। अमन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानने के बाद खुद को बदलने की ठान ली। लेकिन असली सवाल यह था कि शुरुआत कहां से करें। उसने अपनी सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता पर काम करने का फैसला किया। अगली सुबह ऑफिस में मीटिंग के दौरान जब मैनेजर ने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए टीम से सुझाव मांगे, तो अमन ने तुरंत अपनी राय दी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी टोन थोड़ी तेज और हावी होने वाली हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद आदित्य ने फिर से उसे रोका, यार, तुम्हें पता भी है कि तुम किस तरह बात करते हो? अमन ने हैरानी से पूछा, मतलब? तुम जब भी कुछ कहते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और टोन इतनी स्ट्रांग होती है कि सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। तुमने सोचा है कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं? अमन पहली बार इस बारे में सोचने लगा। उसने रात को फिर से दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। यू कैनॉट चेंज व्हाट यू आर नॉट अवेयर ऑफ। उसे एहसास हुआ कि जब तक वो खुद को अच्छी तरह समझेगा नहीं, तब तक वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकता। अगले कुछ दिनों में अमन ने एक नई आदत डाली। जब भी वो किसी से बात करता, वो अपनी टोन, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स को नोटिस करता। वो हर रात अपने दिन के बारे में सोचता और रिफ्लेक्ट करता कि वो किन मौकों पर बेटर कम्युनिकेट कर सकता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि आत्म जागरूकता सिर्फ अपनी गलतियों को पहचानना नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना भी है। अब वो पहले से काम और माइंडफुल महसूस करने लगा था। चैप्टर 3, मैनेजिंग इमोशंस। अमन की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ रही थी, लेकिन एक और समस्या थी। वो अपनी इमोशंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता था। जब भी कोई उसे क्रिटिसाइज करता, वह या तो डिफेंसिव हो जाता या फिर गुस्से में आ जाता। एक दिन ऑफिस में उसका मैनेजर उसके काम से खुश नहीं था। मीटिंग में सबके सामने उसने कहा, अमन, तुम्हारे प्रोजेक्ट में अटेंशन टू डिटेल की कमी है। तुम्हें और फोकस्ड रहना होगा। अमन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने बहुत मेहनत की है, ये इतनी बड़ी गलती नहीं थी। मीटिंग के बाद आदित्य ने उसे रोका,
तुम्हें हर बात पर इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है यार, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अमन झुंझलाते हुए बोला, तो क्या मैं कुछ भी न कहूं? बात कहनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से, आदित्य ने समझाया। उस रात अमन ने फिर दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, यू डोंट हैव टू रिएक्ट टू एवरी इमोशन, पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज योर रिस्पॉन्स वाइजली। अमन को एहसास हुआ कि उसे अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, बजाय इसके कि वे उसे कंट्रोल करें। अगले दिन जब उसके मैनेजर ने दोबारा फीडबैक दिया, तो इस बार अमन ने तुरंत जवाब देने के बजाय पॉज लिया, एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, मैं देखूंगा कि कहां सुधार किया जा सकता है। अब उसका जवाब मैच्योर और प्रोफेशनल था। मैनेजर ने भी उसकी तारीफ की कि उसने क्रिटिसिज्म को सही तरीके से लिया। अमन को समझ आ गया कि इमोशन मैनेजमेंट का मतलब इग्नोर करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। चैप्टर 4, मोटिवेशन। अमन को अब यह समझ आ गया था कि अपनी इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है, लेकिन अगला सवाल यह था, क्या चीज उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? वो अक्सर डेमोटिवेटेड महसूस करता था, खासकर जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती थी। एक दिन ऑफिस में उसे एक बिग प्रोजेक्ट मिला, लेकिन काम की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर उसका मन घबरा गया। उसे लगा कि वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। लंच ब्रेक में आदित्य ने पूछा, क्या हुआ, तू इतना स्ट्रेस्ड क्यों लग रहा है? अमन ने कहा, यार, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाऊंगा। आदित्य हंसा, यही तो दिक्कत है, तू हर बार चैलेंज से डर जाता है, तुझे अपनी इंटरनल मोटिवेशन को ढूंढना होगा। अमन ने उस रात फिर दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। इफ यू रिलाई ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, योर मोटिवेशन विल ऑलवेज बी टेम्पररी। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढता था, बॉस की तारीफ, सैलरी हाइक या सक्सेस, लेकिन असली प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए। अगले दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूं? जवाब साफ था, वो सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए यह काम कर रहा था। अब उसने नई एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसने हर स्मॉल प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया और हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। कुछ हफ्तों बाद जब उसने प्रोजेक्ट पूरा किया, तो उसका मैनेजर बहुत इंप्रेस्ड हुआ। अमन ने पहली बार महसूस किया कि जब प्रेरणा भीतर से आती है, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। चैप्टर 5, एम्पैथी। अमन अब सेल्फ अवेयरनेस, इमोशन मैनेजमेंट और मोटिवेशन को समझ चुका था, लेकिन उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, लोगों की भावनाओं को समझना। वो एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था, लेकिन टीम में उसकी इमेज अभी भी एरोगेंट और इनसेंसिटिव की बनी हुई थी। वो लोगों की बातें सुनता जरूर था, लेकिन उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन उसकी टीम का एक नया सदस्य, विशाल, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। अमन ने उसकी फाइल देखकर कहा, यह स्लाइड्स बहुत बेसिक लग रही है, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। विशाल के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लंच के बाद आदित्य ने अमन से कहा, यार, तुझे लगा कि तेरा फीडबैक सही था, लेकिन क्या तुझे यह लगा कि विशाल ने इसे कैसे लिया होगा? अमन ने कंधे उचका दिए, मैंने तो बस ऑनेस्ट फीडबैक दिया। आदित्य मुस्कुराया, ऑनेस्टी अच्छी बात है, लेकिन एम्पैथी भी जरूरी है। क्या तुझे पता है कि विशाल कल रात देर तक जागकर यह प्रेजेंटेशन बना रहा था? अमन चुप हो गया, उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। उस रात उसने फिर दी अदर काइंड स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, एम्पैथी इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, इट्स अबाउट फीलिंग व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। अमन को एहसास हुआ कि वो सिर्फ लोगों की गलतियों को देखता था, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष को नहीं समझता था। अगले दिन अमन ने विशाल से कहा, यार, तेरी प्रेजेंटेशन पर मैंने कल थोड़ा हर्ष फीडबैक दिया। मैंने ये नहीं पूछा कि तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब मैं सुधार कर लूंगा। अमन ने पहली बार महसूस किया कि जब आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। उसने तय किया कि अब वो सिर्फ बोलने के बजाय समझने की कोशिश करेगा। चैप्टर 6, सोशल स्किल्स। अमन अब सेल्फ अवेयरनेस, इमोशन मैनेजमेंट,
मोटिवेशन और एम्पैथी को समझ चुका था। लेकिन एक और चीज थी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, सोशल स्किल्स। ऑफिस में उसकी छवि एक टैलेंटेड लेकिन रिजर्व्ड इंसान की थी। वो अपने काम में अच्छा था, लेकिन दूसरों से इंटरैक्ट करने में कमजोर। वो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों से बात करता था। एक दिन ऑफिस में एनुअल नेटवर्किंग इवेंट हुआ। वहां कई सीनियर मैनेजर्स और क्लाइंट्स आए थे। आदित्य ने अमन से कहा, तुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये लोग तुझसे इंप्रेस्ड हो सकते हैं। अमन ने अनमने भाव से कहा, मुझे नेटवर्किंग करना पसंद नहीं, मैं बस अपना काम परफेक्टली करना चाहता हूं। आदित्य ने सिर हिलाया, भाई, सिर्फ काम अच्छा करना काफी नहीं है, लोगों से कनेक्शंस बनाने भी जरूरी है। अमन ने फिर दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट वॉट यू नो, बट ऑल्सो अबाउट हु यू नो एंड हाउ वेल यू कनेक्ट विद देम। उसे समझ आ गया कि सोशल स्किल्स सिर्फ स्मॉल टॉक करने की बात नहीं है, बल्कि ये लोगों से सही तरीके से कनेक्ट करने की ताकत है। अगले दिन अमन ने पहली बार खुद से पहल की। जब लंच ब्रेक में वो अपनी टीम के साथ बैठा तो उसने सिर्फ काम की बातें नहीं की, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ, हॉबीज और इंटरेस्ट्स के बारे में भी पूछा। धीरे धीरे वो लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सुनना भी है। कुछ हफ्तों बाद जब कंपनी में एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए टीम सिलेक्शन हुआ, तो अमन को पहली बार टीम लीडर चुना गया। अब उसे समझ आ गया था कि सिर्फ स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होना काफी नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ना और उनके साथ काम करना भी उतना ही जरूरी है। चैप्टर 7, हैंडलिंग स्ट्रेस। अमन को अब समझ आ गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ खुद को समझने और लोगों से जुड़ने तक सीमित नहीं है। इसमें एक और बड़ी चुनौती थी, स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल करना। ऑफिस में डेडलाइंस, क्लाइंट प्रेशर और हाई एक्सपेक्टेशंस के बीच वो खुद को ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगा था। एक दिन उसका मैनेजर अचानक उसके पास आया और कहा, अमन, तुम्हें अगले हफ्ते तक इस नए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अमन पहले से ही मल्टीपल टास्क्स में बिजी था। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई, उसे एंजाइटी होने लगी। लंच में आदित्य ने उससे पूछा, क्या हुआ, तू टेंशन में क्यों लग रहा है? अमन झुंझलाकर बोला, यार, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन इसे इफेक्टिवली हैंडल करना सीखना जरूरी है। उसी रात अमन ने फिर दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, स्ट्रेस इज इनएविटेबल, बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। टेक कंट्रोल, प्रायोरिटाइज एंड ब्रीथ। अगले दिन अमन ने प्लान बनाया, प्रायोरिटाइज किया कि कौन से टास्क ज्यादा अर्जेंट है। मल्टीटास्किंग छोड़कर एक बार में एक काम पर फोकस किया। जब प्रेशर ज्यादा हुआ तो 5 मिनट डीप ब्रीदिंग की। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस किया। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं स्टेप बाय स्टेप कर लूंगा सोचा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि स्ट्रेस उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसे बेटर परफॉर्म करने में मदद कर सकता है। कुछ हफ्तों बाद जब उसे फिर से एक हाई प्रेशर प्रोजेक्ट मिला, तो उसने पैनिक करने की बजाय कामली उसे हैंडल किया। अब वो स्ट्रेस को मैनेज करना सीख चुका था। चैप्टर 8, कॉन्फिडेंस। अमन अब स्ट्रेस को हैंडल करना सीख चुका था, लेकिन एक चीज अभी भी उसे पीछे खींच रही थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो अक्सर अपने डिसीजंस को लेकर डाउट करता था। जब भी उसे कोई बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती, वो सोचने लगता, क्या मैं ये कर पाऊंगा? एक दिन कंपनी में बिग क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। मैनेजर ने अमन से कहा, अमन, इस बार तुम प्रेजेंटेशन दोगे। अमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो सोचने लगा, अगर मैं गलती कर दूं तो? अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो? आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, ये तेरा डर नहीं, तेरी कमी है कॉन्फिडेंस की। अमन ने फिर दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग बट बिलीविंग दैट यू कैन फिगर इट आउट। उसने कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई। प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रैक्टिस किया। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मैं ये कर सकता हूं बोलकर खुद को मोटिवेट किया। बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेट पॉस्चर रखी और आई कांटेक्ट बनाए रखा। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो अमन ने घबराने की बजाय रिलैक्स रहना चुना। उसने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दी और क्लाइंट ने उसकी तारीफ की।
अब उसे समझ आ चुका था कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं बल्कि प्रैक्टिस और माइंडसेट का खेल है। चैप्टर 9 डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपल। अमन को अब कॉन्फिडेंस आ चुका था, लेकिन एक नई चुनौती सामने थी, मुश्किल लोगों से निपटना। ऑफिस में उसका एक कोलीग विनीत हमेशा उसकी क्रिटिसिज्म करता था। जब भी अमन कोई आइडिया देता, विनीत सार्केस्टिकली बोलता, वाह क्या गजब का आइडिया है, लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। शुरुआत में अमन इग्नोर करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी। वो सोचने लगा, ऐसे टॉक्सिक लोगों से कैसे डील करूं। एक दिन मीटिंग में विनीत ने फिर अमन के सजेशन को मॉक किया। इस बार अमन गुस्से में आकर कुछ बोलने ही वाला था कि आदित्य ने उसे इशारे से शांत किया। लंच ब्रेक में आदित्य ने कहा, यार तू विनीत की नेगेटिविटी को अपने ऊपर इफेक्ट मत होने दे। हर मुश्किल इंसान को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। उसी रात अमन ने फिर दी अदर काइंड स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, यू कांट कंट्रोल हाउ पीपल बिहेव बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड टू देम। उसने फैसला किया कि अगली बार विनीत अगर कुछ कहेगा तो वो रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करेगा। अगली मीटिंग में जब विनीत ने फिर कटाक्ष किया तो अमन मुस्कुराया और कामली बोला, शायद तुम्हें मेरा आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन क्या तुम कोई बेटर सजेशन दे सकते हो। विनीत चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि अमन खुद पर कंट्रोल रखता है। धीरे धीरे अमन ने डिफिकल्ट पीपल को मैनेज करना सीख लिया। नेगेटिव लोगों पर रिएक्ट नहीं करना, उनसे लॉजिकल तरीके से बात करना, उनकी बातों को पर्सनली नहीं लेना। अब वो समझ चुका था कि लोगों को बदलना मुश्किल है, लेकिन अपनी अप्रोच बदलना आसान। चैप्टर 10 अडेप्टेबिलिटी। अमन को अब कॉन्फिडेंस आ चुका था और वो डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करना भी सीख गया था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी, परिवर्तन अवश्यंभावी है। एक दिन ऑफिस में अचानक अनाउंसमेंट हुई, कंपनी में मेजर रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। कुछ टीम्स मर्ज होंगी और कई एम्प्लॉयज को नई रोल्स मिलेंगी। अमन का दिल धड़कने लगा। उसे मार्केटिंग टीम से प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में शिफ्ट कर दिया गया। उसका पहला विचार था, मुझे तो इस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है, मैं ये कैसे करूंगा। शाम को आदित्य ने उसे समझाया, भाई दुनिया चेंज होती रहती है, अगर तू अडेप्ट नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। अमन ने फिर दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, योर एबिलिटी टू अडेप्ट डिटर्मिन्स योर एबिलिटी टू थ्राइव। द मोर फ्लेक्सिबल यू आर, द मोर अपॉर्चुनिटीज यू विल क्रिएट। उसने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई, नए स्किल्स सीखने के लिए खुद को ओपन रखा, मेंटोर से गाइडेंस ली, स्मॉल विंस पर फोकस किया ताकि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। शुरुआत में उसे कई चैलेंजेस आए, लेकिन हर बार जब उसने खुद को पुश किया तो उसे महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा कैपेबल हो रहा है। 6 महीने बाद वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का एक की प्लेयर बन चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खुद को उनके अनुसार ढालना जरूर है। चैप्टर 11 स्टेइंग पॉजिटिव। अमन अब अडेप्टेबिलिटी सीख चुका था, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, हमेशा सकारात्मक बने रहना। लाइफ में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे, कभी सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर, लेकिन असली जीत यह थी कि वो हर स्थिति में पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखे। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। अमन डिसअपॉइंटेड हो गया। वो सोचने लगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी फेलियर मिल रहा है, शायद मैं इस फील्ड के लिए सही नहीं हूं। आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तू हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की बात करता था, अब क्या हुआ। अमन ने फिर दी अदर काइंड ऑफ स्मार्ट पढ़ी। किताब में लिखा था, पॉजिटिविटी इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग रियलिटी, इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। उसने खुद से पूछा, इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं। उसने अपनी गलतियों को एनालाइज किया और अगले प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट्स की। अगली बार क्लाइंट ने उसका काम अप्रूव कर दिया। अब अमन को समझ आ गया था कि नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलता, लेकिन पॉजिटिविटी से रास्ते खुलते हैं। फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। हर स्थिति में अपॉर्चुनिटीज खोजनी चाहिए। आज अमन एक सक्सेसफुल और इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन चुका था। उसकी जर्नी बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ फीलिंग्स को समझने तक सीमित नहीं है,
बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया है। सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलती, बल्कि उसे सही तरीके से अप्लाई करने से मिलती है। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक पावर है। अगर हम कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो कोई भी चैलेंज हमें हरा नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इस किताब को जरूर चेक करें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।